गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज अपना 5वां दिन है। डेली अपन एक कुछ नया कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा होगा। इसी क्रम में आज अपन पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आज कुछ नई चीज़ सीखेंगे। कल और परसों, कल बीच में लाइट चली गई थी, उस वजह से थोड़ा परसों का रिवाइज नहीं कर पाए थे और डायरेक्ट आगे का स्टार्ट रहा था। तो अपन एक बार परसों और कल का रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आज का कुछ नया पढ़ेंगे। परसों अपन ने पढ़ा था प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ नहीं है, एक तो अपने को मोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे हम भारत के लोग, अर्थात शक्ति किसको है भारत में? भारत की जनता को। भारत को कैसा राष्ट्र बनाएंगे? तो संपूर्ण, ये अपन पढ़ चुके, प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सब चीजों पे अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। अर्थात भारत को कैसा राष्ट्र बनाया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसपे किसी बाहरी शक्ति का क्या नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अपने खुद के निर्णय स्वयं लेता है। समाजवाद, समाज में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सामाजिक आर्थिक। उस प्रकार पंथ निरपेक्ष, कोई वंशानुगत, कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, अर्थात भारत में जनता का शासन है। भारत में जो सरकार है उसका चयन कौन करती है? जनता करती है। लोकतंत्र की वैसे परिभाषा भी है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। उसके बाद में गणराज्य, अर्थात भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। इस प्रकार भारत के राष्ट्र की कितनी विशेषताएं पढ़ी अपन ने? 5। लेकिन इसी क्रम में अगर अपन बात करें तो जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये मूल संविधान जब बना था, जो संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें इनका उल्लेख नहीं था। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये संविधान संशोधन प्रस्तावना के कौन से पैरा में? प्रथम पैरा में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रथम पैरा में तो 2 शब्द जोड़े गए थे और जो 6th पैरा था उसमें एक शब्द जोड़ा गया था, वो कौन सा था? अखंडता। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3, पंथ समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। उसके बाद में यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो यहाँ की जो जनता है, अर्थात सरकार है, उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है। और यहाँ की जनता के लिए न्याय की बात करी थी। न्याय कितने प्रकार का दिया गया था? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्यायी भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए थे। उसके अलावा अगर अपन स्वतंत्रता की बात करें, अपन ने उद्देश्य प्रस्ताव में भी स्वतंत्रताएं पढ़ी थी। वहां पे अपन ने स्वतंत्रताएं 8 प्रकार की पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे अगर स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पे कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपन प्रस्तावना में पढ़े थे। मैंने ये भी बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की थी, 8 प्रकार की। उनमें 3 कौन कौन सी थी, तो व्यवसाय, संघ और कार्य। ये 3 जो स्वतंत्रताएं ज्यादा थी वो उद्देश्य प्रस्ताव में अलग से थी। अगर अपन समता की बात करें तो समता भी अपने यहाँ पे 2 प्रकार की थी, जबकि प्रस्तावना में अपन ने 3 प्रकार की। समताएं कौन कौन सी थी, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये तो अपने प्रस्तावना में, लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें कौन सी थी, उद्देश्य प्रस्ताव में उसमें एक एक्स्ट्रा थी, वो थी विधि के समक्ष। इन पे अपन ने पहले चर्चा कर ली। उसके बाद में यहाँ के नागरिकों, यहाँ के जो देश के वो है, ये सब सुनिश्चित किए जाएंगे। और उसके बाद में राष्ट्र की एकता, वह अखंडता को सुनिश्चित करने वाली या बढ़ाने वाली बंधुता। इस प्रकार अपने जो प्रस्तावना है इन सब की बातें की थी अपन ने। फिर संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया था, तो 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा द्वारा, अगर अपन हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछे तो मार्क्स शुक्ल पक्ष सप्तमी और विक्रमी 2006। इसी दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इस प्रकार प्रस्तावना में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में प्रस्तावना से संबंधित 2 केस पढ़े थे। पहला जो केस था वो था बेरुबारी विवाद, और एक पढ़ा था अपन ने केशवानंद। ये तो था 1973 का। इसमें तो बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें इसी निर्णय को पलट दिया कि अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी निर्णय के बाद कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और कितने शब्द जोड़े गए थे, 3, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इस प्रकार, और उसके बाद में अपन ने प्रस्तावना के कुछ कथन पढ़े थे, जैसे हिदायतुल्लाह ने बोला था, इसको प्रस्तावना को क्या बोला था, मूल आत्मा। लेकिन मैंने इसी के साथ एक जो इसका लगभग सिमिलर सा शब्द है, प्रस्तावना को क्या बोला था, संविधान की मूल आत्मा। लेकिन संविधान की आत्मा किसको बोला गया था, अनुच्छेद 32 को। किसके द्वारा, तो B.R. अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। फिर मैंने एक और कथन बताया था K.M. मुंशी का, उनके द्वारा भी प्रस्तावनाओं को इसकी राजनीतिक जो जन्मपत्री बोला गया। इस प्रकार अपन ने प्रस्तावना पढ़ा था। उसके बाद में कल अपन ने अनुसूचियां पढ़ी थी। अनुसूचियां कितनी थी, मूलतः 8 थी।
संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा के कितनी हो गई 12। पहली में क्या था तो संघ के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इनके क्या थे नाम और क्षेत्र या सीमाएं। दूसरी में क्या थी वेतन। वेतन किसका तो जो संचित निधि है उस पर भारित वेतन। वेतन मैंने बोला था जो केंद्र सरकार की जो संचित निधि है उस पे किसका होगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का होगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश का होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होगा, ऐसे ही राज्य की जो उस पे राज्यपाल का होगा और उसके बाद में राज्यपाल का होगा और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का होगा। और लेकिन ये जो पेंशन दी जाती है इनको, ये पेंशन कहाँ से दी जाती है इनका, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए और ऐसे जो इनकी हाई कोर्ट के जो जज है उनकी पेंशन मैंने बताया था कि जो केंद्र सरकार की संचित निधि है उसमें, और मैंने ये भी बोला था कि इनमें कटौती नहीं की जा सकती। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था तीसरी अनुसूची में शपथ, क्या पढ़ा था शपथ वही एमपी का उम्मीदवार है ना, एमपी कैंडिडेट और खुद एमपी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के वो जज सीएजी, इन सब की शपथ का कहाँ पे है इसी में। इसी के बाद एमएलए का उम्मीदवार, खुद एमएलए और हाई कोर्ट के जज, इन सब की शपथ भी कहाँ पे है। और एमपी और एमएलए को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। ये सब अपन निकल पड़ा था। उसके बाद में मैंने कुछ आर्टिकल बताए थे जैसे आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 और आर्टिकल 159। आर्टिकल 60 में थी प्रेसिडेंट की शपथ, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की शपथ, और 159 में थी गवर्नर की शपथ, राज्यपाल की शपथ। इस प्रकार अपन ने कल तीसरी अनुसूची पढ़ी थी। उसके बाद में चौथी अनुसूची में मैंने पढ़ा था कि जो राज्य है, राज्यसभा है, उसमें किसका आवंटन, सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा में कितनी कहाँ से कितनी सीटें होगी। फिर मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है 10, लोकसभा की कितनी है 25, राजस्थान से टोटल सांसद कितने जाते हैं 35। इस प्रकार अपन ने ये भी कल चर्चाएं की थी। उसके बाद में पांचवी में मैंने बोला था अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान। उसके बाद में छठी में मैंने बताया था आपको ATM और M, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन और नियंत्रण। उसके बाद में अगर अपन बात करें सातवीं में अपन ने पढ़ी थी शक्तियां। क्या पढ़ी थी शक्तियां। इसके लिए शक्तियों का बंटवारा पड़ा था, 3 प्रकार की सूचियां थी, संघ, राज्य और समवर्ती। इनमें मैंने आपको संख्या बताई थी कि मूलतः इनमें कितनी थी 97, फिर इसमें 66 थी और इनमें 47, लेकिन ये बढ़ के कितनी हो गई अब 100, ये कितनी घटकर कितनी हो गई 66 से 61। ये जो 5 कम हुई इनको कहाँ ले गए इसमें, और यहाँ 47 से बढ़ के कितनी हो गई 52। ये कौन से संविधान संशोधन लेके गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और वो 5 कौन से थे उसकी भी अगर अपन ने कल पढ़े थे अच्छे से, वन्य जीव, शिक्षा के बाद में अगर अपन चर्चा करें वन्यजीव, शिक्षा और न्यायिक प्रशासन, और उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो नापतोल की इकाइयां। ये 5 चीजें थी जो राज्य सूची से हटाकर समर्थित। फिर मैंने ये भी बताया था कि यदि समर्थित सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है
और उनके कानून में क्या होता है, टकराव होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून क्या रहेगा, मान्य रहेगा। ऐसे अपन ने कल 7वीं अनुसूची के बारे में चर्चा की थी। फिर अपन पढ़े थे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या थी, भाषाएं। अब भाषाएं कितनी थी, मैंने बताई थी मूलतः कितनी थी, 14, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा वर्तमान में कितनी हो गई है, 22। फिर मैंने 3 संविधान संशोधन बताए थे, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 16, 17 और 18 ये तीनों जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 19, 20, 21 और 22 ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रकार अपन ने ये चीजें पढ़ी। अब जैसे 21वें द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी, 71वें द्वारा मैंने बोला था कमीना शब्द से याद कर सकते हैं, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसके लिए अपन ने BDMS लिखा था, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी, 22। फिर अपन ने नवीन अनुसूची की चर्चा की थी। मैंने बोला था कि नवीन अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें जो जमींदार है उनके उन्मूलन हेतु और जो भूमि सुधार कानून है उनका जो, अब ये चीज क्या है, तो जो एक्ट होते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन। इससे क्या देती है, संरक्षण देती है। अब इसमें मूलतः कितने थे, 13, अब कितने हो गए, 284। इस प्रकार अपन ने कल ये, फिर मैंने बताया था कि कोयलो केस हुआ 2007 में, उसमें न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि जो केशवानंद भारतीवाद है उससे पहले के कोई एक्ट अगर 9वीं अनुसूची में डाले गए तो उनके साथ उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी एक्ट 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसका क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी। और क्योंकि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। और उसके बाद में 10वीं अनुसूची दल बदलू लोगों के लिए, दल बदल वाले। और ये कौन से इससे रिलेटेड 2 थे, 52वां और 52वें संविधान संशोधन द्वारा और 91वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें द्वारा तो निरर्थताएं ऐड हुई थी। और फिर इसके बाद में मैंने बताया था कि कोई अगर सिंगल व्यक्ति जा रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देंगे। यदि 2/3 सदस्य जा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और उसको क्या माना जाएगा, पार्टी का विलय। ये अपन कल पढ़े थे विस्तार से। यदि कोई निर्दलीय सदस्य हैं तो वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन मनोनीत है, मनोनीत कितने में, 6 माह में। अगर 6 माह में कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो कर ले, नहीं तो बाद में पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद मनोनीत के बाद में कोई यदि कोई विहिप का उल्लंघन करता है, विहिप जो पार्टी के नियम होते हैं उनका उल्लंघन करता है तो उसको, और पार्टी कितने दिन में, 15 दिन में क्षमा नहीं करती है तो भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। और जो दल बदल का जो निर्णय है वो कौन लेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा कि ये दल बदल का दोषी है, यानी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और उसके बाद में फिर अपन ने पढ़े थे 11वीं और 12वीं। 11वीं में अपन ने पढ़ा था पंचायती राज, और 12वीं में अपन ने पढ़ा था नगरीय स्वशासन। इस प्रकार अपन ने कल 12 अनुसूचियां पढ़ी थी। ये मैंने बोला था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और 1992 में हुआ था। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी 1992 में हुआ था। लेकिन दोनों ही संशोधन प्रभावी कब हुए थे, 1993 में। मैंने बताया था पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए थे, जिनमें से राजस्थान में कितने दे रखे हैं वर्तमान में, 22। और नगरीय स्वशासन में कितने विषय सौंपे गए थे, 18।
इस प्रकार अपन ने कल भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां थी और उससे पहले जो प्रस्तावना था उसका संक्षिप्त में रिवीजन कर लिया। और आई होप है आपसे इसको सुन के आपके कल वाली चीज़ें सारी रिवाइज हो चुकी होगी। और इसी क्रम में आज अपन आगे जो संविधान का ओवरव्यू है, जो शायद सबसे जरूरी होता है संविधान को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, उसी क्रम में आज अपन संविधान के जो भाग है, संविधान के भाग, इन पर चर्चा करेंगे। और ये समझ लो संविधान को पढ़ने के लिए जैसे अपन किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उस पर सबसे पहले चैप्टर की लिस्ट दी हुई रहती है जिसको अपन अनुक्रमणिका बोलते हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान में कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है ये संविधान के भाग से पता चलता है। और ये संविधान को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले क्या याद कर लो, इसके भाग याद कर लो। भाग याद करने के बाद अपने को मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ संविधान में लगभग कहाँ हो सकती है। क्योंकि भारतीय संविधान में अपने को पता है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। अब इंसान की एक क्षमता होती है, कोई इंसान रोबोट थोड़ी है जो मतलब 395 के 395 अनुच्छेद रट सकता है ऐसे कैसे। इंसान की एक क्षमता होती है, इसलिए किसी चीज़ को अगर अपन सिस्टमेटिक तरीके से सेट कर देते हैं या पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ अपने को लंबे समय तक याद रहती है। उसी क्रम में संविधान के जो भाग है इससे अपने को मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कौन से अनुच्छेद में क्या चीज़ हो सकती है। जैसे अपन मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 तक है, और इससे अपने को आइडिया रहेगी जो अधिकार की अगर कोई बात चल रही है तो कहाँ से कहाँ के बीच रहेगी, 12 से 35 तक। इस प्रकार अपन को एक ब्रीफली जानकारी होनी चाहिए। और आज अपन इसी क्रम में भारत के संविधान के जो भाग है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22। वैसे संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन 1 2 जैसे 9 है तो 9A भी है, 9B भी है, इस प्रकार हो सकता है। लेकिन मूलतः अगर अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाए संविधान में भाग कितने हैं, तो 22C ऑप्शन में आएगा। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अगर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं एक बार, क्योंकि अब अपन ने संविधान का जो ओवरव्यू है, बाहर की जो चीजें लगभग सारी पढ़ ली है, धीरे धीरे अपन संविधान के अंदर अब किताब में एंटर हो रहे हैं। बाहर की जो चीजें वो तो अपन ने लगभग सारी पढ़ ली, जैसे अनुसूचियां पढ़ ली, संविधान कैसे बना, संविधान सभा पढ़ ली, उसके लिए प्रस्तावना पढ़ लिया अपन ने और अनुसूचियां। अब उसके बाद आज अपन पढ़ रहे हैं संविधान के भाग, संविधान के स्रोत पढ़ लिए, जैसे संविधान भाई कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, तो अपने को जो जानकारी होनी चाहिए वो तो अपने पास है। लेकिन अब जरूरी है कि संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसका भी तो अपने को आइडिया रहना चाहिए। उसी क्रम में अपना संविधान के भाग पढ़ेंगे। तो संविधान का पहला जो भाग है उसका नाम है भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाई संघ एवं जो राज्य है उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पे नाम है, ये सब ये चीजें भारतीय संविधान के भाग 1 में है। इस पर आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक विस्तृत है। उसके बाद अगर अपन दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में प्रावधान है नागरिकता का। बताओ, अपने संविधान के स्रोत पढ़े थे ना, संविधान के जो स्रोत थे उसमें मैंने बोला था कि भारत में कैसी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। तो वो कहाँ से ली गई थी, एक कमेंट करके बताओ एक बार। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 11 तक। कहाँ से लेके कहाँ तक है नागरिकता, 5 से लेके 11 तक। उसके बाद में भाग 3, अगर अपन भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से, अमेरिका से। और ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। उसके बाद में भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये है 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके
51 तक नीति निदेशक तत्व है। उसके बाद में भाग 4A, कौन सा है? भाग 4A, ये जो जोड़ा गया है इसमें है मौलिक कर्तव्य। क्या है इसमें? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो एक भी नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए थे और वर्तमान में 11 है। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। इसी में क्या है? जो मौलिक कर्तव्य है इनका प्रावधान है। उसके बाद में आता है भाग 5। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। और इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151। इसी के अंदर भारत की कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका है। ये कौन से में है? भाग 5 में। इस प्रकार अगर अपन भाग 6 की बात करें, भाग 6 में है केंद्र सरकार के बाद क्या आ गई? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार 52 से 151, तो 152 से 237 तक। इसमें क्या है? राज्य सरकार अर्थात राज्य की कार्यपालिका, और न्यायपालिका, और यहीं पे विधायिका। राज्य की कहाँ पे है? अगर इनकी अपन बात करें तो भाग 6 में 152 से 237 के बीच में। इन पे अपन आगे बिल्कुल हर एक टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे जब इनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में भाग 7। भाग 7 वर्तमान में निरस्त कर किया हुआ है। इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है लेकिन साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ तो था। वो क्या था उसके ऊपर अपन एक बार विस्तार से एक बार देख लेते हैं क्या है। इसमें थी राज्यों की श्रेणियां। क्या थी? राज्यों की श्रेणियां। अब राज्य कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, A, B, C और D। इनमें से जो अपना राजस्थान है, एकीकरण से पहले राजस्थान B श्रेणी का राज्य था। और इसमें कौन सा था? आर्टिकल 238। ये ध्यान रखना, वर्तमान में ये निरस्त किया जा चुका है। तो निरस्त कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये निरस्त किया जा चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में 8, देखो राज्य पढ़ लिए तो क्या पढ़ेंगे अपन? केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। इनके जो प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेशों की जो शक्तियां हैं, प्रावधान है, वो 239 से लेके 242 तक इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का है। अब भाग 9। भाग 9 में पहले जो था उसे तो हटा दिया गया, उसके बाद में दोबारा जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1992 में। अब ये 73वां संविधान संशोधन अपन ने कम से कम 4 से 5 बार रिपीट कर लिया तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि 73वां संविधान संशोधन, इसका मतलब क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड हुआ था। और ये 243 आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक है। कहाँ तक है? 243 से लेके 243 ओ तक। उसके बाद में भाग 9 में ही 9A
और 9 बी, 2 भाग और है। तो 9 73 के साथ 74वां के साथ रहना ही चाहिए। तो 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। अब 73वां याद है आपको, तो आई होप आपको 74वां भी याद होना चाहिए। और 74वें में पंचायती राज था, तो 74वें में क्या आएगा? नगरीय स्वशासन। भाई ग्रामों से किसकी ओर? नगरों की ओर, तो नगरीय स्वशासन। और नगरीय स्वशासन में ये जो अनुच्छेद है ये है 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। यहां तक सबको शायद क्लियर होगा। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें 9 बी की, इसमें जो है 97वां संविधान संशोधन 1997 कब हुआ था? 97वां संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है सहकारिता। क्या जोड़ा गया है? सहकारिता। 97वें संविधान संशोधन द्वारा 9 बी में क्या जोड़ी गई है? सहकारिता। और आर्टिकल कौन से कहां तक है? 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। आगे है भाग 10। अगर अपन भाग 10 की बात करें तो इसमें है अनुसूचित जाति व जनजाति जो सेक्टर है, जनजाति जो सेक्टर है, इनसे संबंधित प्रावधान। और ये है आर्टिकल 244 में और 244 ए, इसमें इनसे संबंधित है। अगर अपन भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में है जो केंद्र और राज्य है, इनके बीच जो विधायी मतलब विधि से संबंधित जो प्लस प्रशासनिक, विधायी व प्रशासनिक जो प्रावधान है वो किसमें है? इसमें भाग 11 में 245 से लेके 263 तक। अब विधायी और प्रशासनिक आ गए तो भाग 12 में, यहीं पे अपन एक बार देख लेते हैं। भाग 12 में है वही केंद्र और राज्य, इनके बीच में कौन से संबंध? वित्तीय संबंध, पैसों से रिलेटेड संबंध, वित्तीय संबंध। और ये 264 से लेके 264 से लेके 300 ए तक है। ये अपन ने भाग 12 तक पढ़ लिया है। उसके बाद अगर अपन बात करें भाग 14 की, सॉरी भाग 13, भाग 13 जो है इसमें है अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या है? अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम। और इसका जो प्रावधान है 301 से लेके 307 तक है। अंतरराज्य मतलब दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसके जो कायदे कानून है वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। भाग 14, अगर अपन भाग 14 की बात करें तो इसमें है केंद्र व राज्य के अधीन, अधीन का मतलब तो समझते ही होंगे, अंडर अंतर्गत है ना, सेवाएं,
सेवाएं मतलब जैसे आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सारी, ये सब कहाँ से कहाँ तक है? 308 से लेके 323 तक। जो अपन इसको नाम सुनते होंगे, आरपीएससी, यूपीएससी, है ना, ये सब इसी में है। जो इनकी वैकेंसियां करवाते हैं संवैधानिक संस्थाएं दोनों, जिनका उल्लेख भाग 14 में है। उसके बाद में भाग 14A, इसमें है न्यायाधिकरण, और ये है 323A में और 323B में। उसके बाद अगर अपन बात करें भाग 15 की, तो इलेक्शन का साल है, चुनाव चल रहे हैं, और जो चुनाव आयोग का आप सुनते हो वो इसी में है। निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है वो किस में है? भाग 15 में, आर्टिकल 324 से लेके 329A तक। ये सारे के आगे निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आगे। अगर अपन भाग 16 की बात करें, तो जो विशेष वर्ग है, विशेष वर्ग, उनसे संबंधित जो उपबंध है, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, है ना, सॉरी माइनॉरिटी हो गया, है ना, इन सबसे रिलेटेड जो उपबंध है वो यहाँ पे दिए गए हैं। 330 से लेके 342 तक। 342 तक इसमें किसका है? विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध है। उसके बाद भाग 17, उसके अंदर दिया गया है राजभाषा। क्या दी हुई है? राजभाषा। अब राजभाषा आप सबको पता है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई भारत की क्या है? हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। लेकिन ये कहाँ से है? आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, इनमें राजभाषाओं से संबंधित क्या है? उपबंध है। उसके बाद अगर अपन भाग 18 की बात करें, तो जो तुम सुनते हो आपातकाल, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 प्रकार का होता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और बाह्य जो आंतरिक अशांति के आधार पर ये आपातकाल, है ना, राष्ट्रपति शासन, ये तीनों चीजें यहीं पे। आपातकाल जो 352 से लेके 360 तक, 352 में, 356 में और 360 में, ये सब उपबंध विस्तार से पढ़ेंगे। इन पर अपन जो आपातकाल है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अध्याय 19 है उसमें प्रकीर्णन, है ना, और इनकी जो ये आर्टिकल 361 से 367 तक है। इस प्रकार अपन ने आज 19 भाग तक पढ़ लिया। आगे वाला जो भाग है, भाग 20, भाग कौन सा है? 20। और भाग 20 में क्या है? संविधान में संशोधन कैसे करेंगे। क्या है? संविधान में जो संशोधन करेंगे उनका जो प्रावधान दिया गया है वो किस में दिया गया है? भाग 20 में, और आर्टिकल 368। उसके बाद अगर अपन 21 और 22 की बात करें, 21 में तो है अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान जो 369 से लेके 392 तक है। और आर्टिकल जो 22, भाग जो 22 है उसमें है, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त में नाम,
हिंदी अनुवाद आदि किसमें है? भाग 22 में। और 393 से लेके 395 तक। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। अपन ने सब पर ऊपर से जो ओवरव्यू जितना अपने को पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। एक बार अपन पीपीटी के माध्यम से और देख लेते हैं ताकि अपना एक बार और रिवीजन हो जाए। देखो, भाग 1 संघ व उसका सेक्टर, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 ए मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 ए। भाग 5 संघ सरकार 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकार 152 से 237। भाग 7 राज्य की श्रेणियां आर्टिकल 238 जो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दी गई है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। भाग 9 पंचायती राज 243 से 243 ओ। भाग 9 ए नगरीय स्वशासन 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 बी सहकारिता 243 जेड एच से 243 जेड टी। उसके बाद 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 और 244 ए। उसके बाद में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351। भाग 18 में आपातकाल 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367 367। और भाग 20 संविधान संशोधन 368 अस्थायीकालीन और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान 369 से 392। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण ये भाग 22 में 393 से 395। इस प्रकार अपन ने आज भारतीय संविधान के जो भाग है उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, जैसा कि आप सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हो। अपने जो दोस्त है जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके पास अपना जो संविधान का एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपको उपलब्ध करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। आप बस हमें सपोर्ट करते रहे। ऐसे ही आपके सपोर्ट से हमें अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है वो और हमारी जो मेहनत है वो आप ही के सपोर्ट पर निर्भर करती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।